बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि हम ब्रॉडबैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम डायल अप देख चुके थे और डायल अप में हमने क्या देखा कि डायल अप की मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 56 kbps थी, लेकिन इसकी स्पीड 256 256 और इससे अबव है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रॉडबैंड मुझे कब मिलेगा जब स्पीड 256 256 kbps से अबव हो जाए, ज़्यादा होता है ब्रॉडबैंड में रहता है। डीएसएल मोडेम जो होता है इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप। डीएसएल का मोडेम जो होता है वो ब्रॉडबैंड के लिए या 256 kbps के लिए डीएसएल मोडेम ही यूज करते हैं। जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ये एक ऐसी लाइन होती है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन और टेलीफोन दोनों एक साथ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। नहीं, मैंने बताया था। अच्छा, इंटरनेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जो होता है हैव सेवरल डीएसएल स्पीड अवेलेबल। अब यहाँ पे हमारे पास जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले जो है वो है पीटीसीएल, ठीक है। तो जो पीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं वो हमें मुख्तलिफ पैकेजेस और स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं जो 256 से ऊपर की होती है। मसलन आपके घर में जो कनेक्शन है वो कितने एमबी का है पता है? आपका 6 आ रहा है। तो अगर इनके पास 6 एमबी का है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक का डाटा जो है वो रिट्रीव कर पा रहे हैं। जब ये 1000 होता है ना 1000, तो ये 1 बनता है। और अभी आपके घर में कितना आ रहा है? 6। मेरे पास 4 लगा, हो सकता है आपके पास 2 हो या 1 हो, लेकिन बताइए कि वो डाटा ट्रांसमिशन रेट उसका कितना ज़्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड होने का मतलब क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो उनका वो बहुत ज़्यादा हाई है। डिफरेंट मंथली रेट्स के ऊपर डिफरेंट अवेलेबल होते हैं जो कि हम पे कर रहे होते हैं, सही। तो ब्रॉडबैंड महंगा होता है डीएसएल उससे, ब्रॉडबैंड महंगा होगा किससे? डायल अप से। डायल अप सस्ता होता है, हल्का होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी है डायल। अब सीडीएमए टेक्नोलॉजी ये बड़ी अहम है और ये देखते भी है क्या है। सीडीएमए स्टैंड फॉर, ये आ सकता है एग्जाम में, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी कि जब मैं ब्रॉडबैंड पे आया तो मेरी स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन अब उसके बाद भी एक टेक्नोलॉजी लेके आए जिसकी स्पीड और जिसकी वर्किंग, जिसकी फंक्शनिंग उससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो कहते क्या है, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इट इज अ वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? वायरलेस। यानी कि जो वाईफाई आप यूज कर रहे होते हैं, ये पहले तो नहीं इस्तेमाल होता था ना, पहले वाईफाई तो यूज नहीं करते थे ना, अब हम यूज करते हैं ना वाईफाई। तो अब जो आपके पास वाईफाई यूज हो रहा है वो बेसिकली सीडीएमए टेक्नोलॉजी डाली गई है। वरना ब्रॉडबैंड जो हमारे पास जब तक मोबाइल के अंदर वायरलेस या वाईफाई की सेटिंग नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, हम वायर के थ्रू कनेक्ट करके इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब वही ब्रॉडबैंड वायरलेसली यूज होने लगा, सेल्युलर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हुआ, ये जो है ना सीडीएमए टेक्नोलॉजी, ये जो ऊपर वाली टेक्नोलॉजी है ये पीटीसीएल वाले दे रहे हैं जो आपके घर उतार रहे हैं। लेकिन मैं बाज़ दफ़ा ये कहता हूँ ना कि आपसे कि क्यों भाई डाटा कनेक्शन नहीं था आपके पास यूफोन का, कहते हैं ना, या डाटा कनेक्शन था आपको उससे डाटा अपलोड कर लेना चाहिए था या डाउनलोड कर लेना चाहिए था। आप कहते हैं ना सर मेरा पीटीसीएल खराब हो गया था, डीएसएल नहीं चल रहा था, ऐसे ही कहते हैं ना। तो मैं क्या कहता हूँ उसमें, मैं कहता हूँ भाई आप मोबाइल का कनेक्शन, डाटा कनेक्शन यूज करें। ये जो सीडीएमए है ना ये मोबाइल डाटा कनेक्शन के लिए, समझ रहे हैं, वायरलेस सेल्युलर कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट होता है, जो मोबाइल के अंदर डाटा कनेक्शन आ रहा होता है, आपके हमारे मोबाइल में आता है ना डाटा कनेक्शन। अगर तुम्हारे पास ब्रॉडबैंड ना भी हो तो तुमने, अब मसलन यहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे लेकिन मैं यूफोन का डाटा कनेक्शन यूज कर सकता हूँ, तो यूफोन वाले जो डाटा कनेक्शन की कैपेबिलिटी या फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी। सीडीएमए सर्विसेज इंक्लूड्स शॉर्ट मैसेजिंग, वॉइस, डाटा एंड वीडियो ट्रांसमिशन। मोबाइल के अंदर ऐसे ही होता है। अब आप देखिए मोबाइल के अंदर अगर आपने डाटा कनेक्शन ऑन कर लिया तो ऑन करने के बाद क्या मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपस में बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैं कोई डाटा मैसेज भी आपको सेंड कर सकता हूँ, कोई फाइल भी सेंड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अवेलेबल होती है। इट कैन प्रोवाइड स्पीड ऑफ सेवरल मेगाबिट्स फॉर वीडियो ट्रांसमिशन के लिए भी है। अगर वीडियो ट्रांसमिट कर रहा हूँ या वीडियो आप उसके अंदर देख रहे हैं, अब बताइए ना, पहले के ज़माने में जो यूफोन से डाटा कनेक्शन आता था ना, उस डाटा कनेक्शन के थ्रू मैं यूट्यूब की वीडियोस इतनी परफेक्टली नहीं देख पाता था। लेकिन आप आज देखें हाई डेफिनेशन के अंदर यूट्यूब की वीडियोस हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो वो जो मेगाबिट्स पर सेकंड के अंदर जो वीडियो ट्रांसमिशन दी गई है ये भी बात नहीं है। ये जो 4G नेटवर्क होता है, 3G होता है,
5G नेटवर्क होता है, ये सारे टाइप्स है किस चीज़ की, इसी CDMA टेक्नोलॉजी में। हाँ भाई, ग्लोबल नहीं गीगाबाइट नहीं होता, कुछ और होता है, चेक करिए आप नेट पे 4G और 5G में जी क्या स्टैंड करता है। अच्छा अब जरा सुनो, इट इज़ अ वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल की कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड कैन हेल्प टू सेवर स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो सेवरल मेगाबिट्स तक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड होगी CDMA, ठीक है। जबकि आपके पास ब्रॉडबैंड या DSL ज़रूरी था कि वो वायर्ड था, तुम्हारे घर में तार के जरिए ही उतरेगा ना भाई। तुम्हारे पास DSL लगा हुआ है, घर पे मोबाइल पे बैठ के आप उससे कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो उतर रहा है वो तो तार के जरिए ही उतर रहा है ना DSL, तो DSL वायर्ड होता है, CDMA जो होता है वो वायरलेस, ठीक है। कैन प्रोवाइड सर्विस टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में कई एक लोग, मसलन मेरे पास अगर डाटा कनेक्शन है और आप 10 लोगों का मोबाइल है तो मैं अपना डाटा कनेक्शन शेयर करूंगा आप सब लोगों से और आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट जो कहलाता है, प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड। अच्छा इससे क्या होता है कि आपकी वॉइस क्वालिटी, ये जो CDMA टेक्नोलॉजी थी ये सिर्फ इंटरनेट पे ही अप्लाई नहीं हुई, बल्कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी नहीं आता, बात दफा मोबाइल लिंक के ऊपर क्रिस्टल क्वालिटी, वो याद है एक ऐड आता था मोबाइल लिंक का जिसके अंदर वो कहता है कि वो गद्दा जो होता है उसको ऑर्डर करता है और वो घर में गधा पहुंचा देते हैं, आता था ना एक जमाने में। तो वो ये क्या बता रहे थे कि उसने कहा तो गद्दा था और सुनने वाले ने समझा गधा, रीजन क्या बना कि क्वालिटी साउंड की बेहतर नहीं थी, लेकिन मोबाइल लिंक की बाद में चूंकि ये CDMA टेक्नोलॉजी ने जो वॉइस ऑन वॉइस लाइन कम्युनिकेशन हो रही होती है उसकी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी आपको प्रोवाइड की, तो वो भी आपके पास CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा साफ आने लगी, ठीक है। तो ये CDMA टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड के बाद CDMA। अब उसके बाद आया ISDN। ये जो ISDN है इसने एक स्टेप मजीद आगे ले लिया। अब ये पता नहीं आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है लेकिन हो रहा है आज भी और हो सकता है होता हो। कैसे ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, यानी कि बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जमा कर देना। सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क की कई एक सर्विसेज को मैं क्या कर दूं, मर्ज कर दूं। अब वो सर्विसेज होगी क्या, इट प्रोवाइड द मैक्सिमम स्पीड, इसकी मैक्सिमम स्पीड 128 kbps होती है। कितनी होती है, यानी कि ये थोड़ी सी कम है, विच इज मोर देन डायल अप से ज्यादा होती है कनेक्शन, बट लेस देन DSL से क्या होती है, कम होती है। यानी कि ये ISDN DSL और डायल अप के दरमियान में होता है, ठीक है। इसके दरमियान में ये ISDN जो है वो लाई करता है, यानी कि ये क्या होती है 128 kbps होती है, इसकी 56 होती है 56 और इसकी 256 से अबव होती है, ठीक है। अब ISDN करता क्या है, इट कैन ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा एट द सेम टाइम ओवर अ सिंगल केबल। एक ही केबल के अंदर वॉइस भी, DSL भी ये काम कर रहा होता है, लेकिन DSL बाद में आया था, उससे पहले क्या आया था, ISDN। इट रिक्वायर्स दैट द यूजर हैज ISDN डिजिटल टेलीफोन सर्विस फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी एंड यूज फास्टर मोडेम एंड डायल अप मोडेम। ISDN सर्विस बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर DSL सर्विस। बाद में DSL ने क्या किया था, ISDN को क्या कर दिया था, यानी कि इसकी जो पोजीशन है ना वो गलत है, इसको हमें डायल अप के बाद पढ़ाना चाहिए, लेकिन जिस ऑर्डर में इन्होंने किताब में लिखा हुआ था हमने उसी में डाल दिया। तो अभी तुम्हारे समझ में आई कि ये कहाँ होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था, पहले डायल अप फिर ISDN फिर DSL फिर ब्रॉडबैंड फिर CDMA है। ISDN ये लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कॉस्ट मोर देन डायल अप से तो ज्यादा ही कॉस्ट होगी ना इसकी। कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा, दोनों एक साथ ट्रांसमिट कर सकता। इसका मतलब क्या है कि डायल अप के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सबसे पहले रिजॉल्व हुई थी ISDN में, फिर DSL के अंदर तो वो रिजॉल्व हो ही चुकी थी। अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये भी पहली दफा आया था, क्योंकि डायल अप एक वक्त में एक ही कंप्यूटर कनेक्ट होता था, एक से ज्यादा कनेक्ट, लेकिन ISDN DSL के अंदर एक ही वक्त में एक ही लाइन से 10 कंप्यूटर आप क्या कर सकते हैं, समझ गए, खत्म समझ गए।
अब हम ये देखते हैं कि अभी आपने जो कुछ पढ़ा हमने वो आपको कितना समझ में आया। कंप्यूटर साइंस एनुअल क्लास 9 पेपर कैसा गए ना आप लोग काम से? नहीं सर ये आपने देखा है पहले कभी? मैं भी बता ये मॉडल पेपर है ना, मैं देख सर एक भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं ना। मुझे नहीं ये रहा मॉडल पेपर मैट्रिक के 9th के मॉडल पेपर हमने क्लास 9th एग्जाम कंप्यूटर 9 पेपर और चलो लो गया। ये पेपर वो पेपर है जो पिछले अभी जो मैट्रिक बैठ गया ना उसने क्लास 9 में दिया था और बहुत अच्छे नंबर उठाए थे। और अब आप लोगों को देखें क्या आशा है, अभी भी आपका भी एमसीक्यू भी होगा। 40 एमसीक्यूज होंगे, 65 मार्क्स में से 40 नंबर के क्या हुए? 65 मार्क्स है उसमें से 40 के एमसीक्यूज हुए, बचा क्या? कचरा। 65 का पेपर है, उसमें से कितने नंबर के? 40 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, तो बचा क्या? 25 नंबर। अब 25 नंबर में से जानते क्या है? उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 13 और 12 में। 13 नंबर के सीआरक्यूज, 4 सीआरक्यूज छोटे छोटे होंगे उसके 13 नंबर और 12 नंबर के 2 ईआरक्यूज बड़े कुछ। तो आपका जो पेपर 2 है ना वो तो हलवा है ही नहीं। फोकस जो करना है वो आपने अभी भी एमसीक्यूज में। चलो चलते हैं इसको देखिए। A software that loads program into the memory that executes them, ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करे, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑपरेटिंग दुनिया में जितने भी काम जितनी भी सर्विसेज होती है ना वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में ना हो तो कोई भी काम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लाइट सिमुलेटर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर जहाज उड़ाना सीखते हैं, ठीक है ना, लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लाइट सिमुलेटर है ना, इसके कार ड्राइविंग सिमुलेटर। आप क्या करें, आप रियल एनवायरनमेंट में क्यों बैठे? जहाज उड़ाते हुए गिर गए, मर गया, तो बेहतर ये नहीं है कि आप सिस्टम पे बैठे और जहाज सिस्टम पे ही उड़ाते रहिए। क्योंकि देखिए जब आप जहाज उड़ा रहे होंगे तो आंख आपको वही बता रही होगी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने कोई जहाज के बाहर गर्दन निकाल के थोड़ी देखना कि मैं उड़ रहा हूँ या नहीं उड़ रहा हूँ, मैंने तो अपनी एक्सपर्टीज सेट कर दी है ना। तो सिमुलेशन जो होती है वो बेस्ट होती है उसके लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर को हैंडल या कंट्रोल करने के लिए यूजर की आप हम और आप यूजर है तो हमारे फायदे के लिए यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? जो कंप्यूटर के फायदे के सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ रहे हैं? तो ये यूटिलिटी ये यूजर के लिए होते हैं यूटिलिटी। मसलन जिप विनजिप हो गया, या कंप्यूटर के अंदर आप और भी बहुत सारे काम करना चाह रहे हैं। आपने नहीं, शॉपिंग अलग चीज है। कंप्यूटर के अंदर आपके पास फाइलें हैं, आप उन फाइलों का जैसे एक्सप्लोरर हो गया। अब बताइए ना, मैं यहाँ पे ये वाला है ना एक्सप्लोरर, इसको खोल के मैं कंप्यूटर के अंदर फाइलें देखता हूँ सारे कि भाई ये मैनर्स है तो इसके अंदर ये फाइलें पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट में चले जाऊँ। ये जो विंडो ओपन हुई है ना जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सप्लोरर कहते हैं, ये भी क्या एक यूटिलिटी है क्योंकि इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है? यूजर। समझ रहे हैं? अच्छा, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर के साथ बहुत सारे हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं। मतलब ये हार्डवेयर कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ, ये भी कनेक्ट है हार्डवेयर, तो इसका एक ड्राइवर होगा जो कि ड्राइवर आपके सिस्टम को बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि इसको कैसे चलाना है। समझ रहे हैं? माउस जो है इसका एक अलग ड्राइवर होगा, मोडेम लगा हुआ है उसका एक अलग ड्राइवर होगा। समझ रहे हैं? कीबोर्ड उसका एक अलग ड्राइवर, हर चीज का अपना एक ड्राइवर होता है। जब उस डिवाइस को मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ तो कंप्यूटर उस डिवाइस को रीड करके उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करता है अपने पास और बताता है कि क्या। समझ गए? अच्छा, आगे चलिए। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई सर्टेन तो फ्लाइट सिमुलेटर जो है ना उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं हुआ ना, ये तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने लिए इस्तेमाल करे। मसलन जिस सॉफ्टवेयर में, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम था PDF एनोटेटर, ये इसका नाम है। ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्लाइट सिमुलेटर हो गया,
तो समझ गए ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो फ्लाइट सिमुलेटर एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसके लिए, कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूजर के लिए इस्तेमाल हो। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि जो सेपरेटली कनेक्टेड हार्डवेयर है। फ्लाइट सिमुलेटर भी यूजर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये यूजर सेपरेट, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हो, ठीक है ना। इन कंट्रास्ट टू द सीरियल, आप पता है दो तरह की पोर्ट होती है, एक सीरियल होती है और एक सीरियल होती है और एक पैरेलल। सीरियल और पैरेलल में क्या फर्क होता था? सीरियल में एक एक बिट एक के पीछे जाती है, जैसे आप सब लोग सीरियल ही बैठे, ये सीरियल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? सब एक साथ ट्रेवल करना। गाड़ी के अंदर अगर 3 लेन्स है तो सड़क के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? 3 गाड़ियां एक साथ ट्रेवल कर सकती है, ये कहलाएगी पैरेलल ट्रेवल। सीरियल का मतलब क्या है? एक के पीछे एक के पीछे। बताओ, जो वन वे होगी एक के पीछे एक आने वाली, उसमें ज्यादा गाड़ियां ट्रेवल कर सकती है या पैरेलल? जो आपके पास मोटर वे होती है वो पैरेलल होती है, 4 लेन्स होती है, तो उसमें ज्यादा गाड़ियां ट्रेवल कर पाती है। तो ज्यादा कम्युनिकेशन सीरियल में ज्यादा होगी या पैरेलल? सीरियल एक के पीछे एक बिट आई, ठीक है। पैरेलल में मल्टीपल बिट्स ट्रेवल एट अ टाइम। तो अब आप ये बताओ क्या कर रहा है? कंट्रास्ट टू सीरियल, सीरियल के मुकाबले में पैरेलल जो पोर्ट्स होती है वो ट्रांसमिट करती है डाटा लो स्पीड, नहीं सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा। पैरेलल क्या सिंगल स्ट्रीम देती है? नहीं, तो मल्टीपल स्ट्रीम देगी। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट अ टाइम, ठीक है। डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब ये मुझे बताइए कि प्रोसेसर और मेमोरी जो होती है ना, उनके दरमियान में भी डाटा को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। वैसे देखिए, ये प्रोसेसर है इनसाइड द कंप्यूटर है, इसके अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये मेमोरी है। तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है वो मुझे बहुत क्विक करानी होती है, क्विकली। तो ये पैरेलल नहीं होती। पैरेलल को हैंडल करना क्या होता है? अब बताइए, मेमोरी से डाटा अगर प्रोसेसर की तरफ जा रहा है तो डाटा ज्यादा या कम है? नहीं, मेमोरी में डाटा हमेशा थोड़ा सा होता है। वो एक पैच उठता है यहाँ से और उठ के कहाँ चला जाता है? एक फेच किया जाता है, एक लाइन उठती है, एक इंस्ट्रक्शन उठती है, मेमोरी में चली जाती है, एग्जीक्यूट करता है, वापस मेमोरी में डाल देता है, फिर उठता है मेमोरी से डाटा, एक लाइन अगली फेच होती है माइक्रो प्रोसेसर में। बताओ, जो डाटा माइक्रो प्रोसेसर पहुंच रहा है वो क्वांटिटी में बड़ा या छोटा? छोटा। तो इसका मतलब क्या है? कम डाटा की ट्रांसमिशन आसानी से हैंडलिंग के लिए सीरियल कम्युनिकेशन मेरे लिए क्या है? बेस्ट। पैरेलल क्या होगा? जब मैं यूएसबी में डाटा डाल रहा हूँ, जब मैं यूएसबी से हार्ड डिस्क में डाल रहा हूँ, पैरेलल। नहीं समझे? तो आपके पास क्या है कि ये वाली भी चीज ठीक नहीं होगी। बेहतर क्या है आपके पास? मल्टीपल स्ट्रीम्स। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को अगर मैं सोचूं तो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ऑक्सिलरी कहलाएगी। उसके ऊपर डाटा स्टोर करेंगे मैग्नेटिक फॉर्म में। एक हेड होता है, डिस्क घूम रही होती है, उसके ऊपर स्टोर करता है। जो डिस्क होती है उसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, उसमें ट्रैक सेक्टर्स होते हैं। उसके ऊपर एक एड्रेसिंग टेबल बनता है। वो टेबल क्या करता है? ये बताता है कि कौन सी जगह के ऊपर। और हार्ड डिस्क जो होती है उसके ऊपर जब डाटा स्टोर किया जाता है तो वो हमेशा सीक्वेंशियल नहीं होता है, सीरियल, वो रैंडम डाटा स्टोर। पता है सीक्वेंशियल और रैंडम स्टोरेज क्या? कुछ दिमाग तो लगा सकते हैं। एक होता है रैंडम डाटा को रीड करना और एक होता है सीक्वेंशियल डाटा को रीड करना। क्या होता है? कोई भी डाटा ऐसे आ गया तो रैंडम। हाँ, देखिए मैं आपको दो तरह की रीडिंग या राइटिंग होती है। नाम क्या? एमन। देखिए भैया, मैंने अगर एमन नाम की बच्ची को यहाँ से लेके जाना है या उठाना है या डाटा उनसे रीड करना है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है उनसे, मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है बेटी? मानूर। आपका? और मैं उस वक्त तक पूछता जाऊंगा जब तक कहाँ ना पहुंच जाऊंगा एमन पे। जब मैं एमन के पास पहुंचूंगा तो बाकी को छोड़ूंगा और फिर मैं इनसे डाटा लूंगा और जाऊंगा। ये कहलाता है सीक्वेंशियल एक्सेस। एक फिर यहाँ। एक होता है रैंडम एक्सेस। मैं पहुंचा, मेरे पास लिस्ट थी, इसे मैंने देखा एमन जो है वो 7वीं सीट पे बैठी थी। अब मैं आप सबको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 7th सीट पे डायरेक्टली एड्रेस पे आऊंगा, इनसे डाटा इन्फॉर्मेशन लूंगा, चला जाऊंगा। कौन सा बेहतर? ये वाला, यानी कि सेकंड वाला। ये कहलाता है रैंडम एक्सेस। जो रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो कहलाती है रैम इस वजह से क्योंकि वो डाटा को रैंडमली एक्सेस कर रही होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल एक्सेस करती है। पहले वाले केस में। अब मुझे एक बात बताओ, जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो आपके घर पे अगर कोई पोस्ट लेके, कोई खत लेके आता है
तो बताओ क्या वो सीक्वेंशियली हर दरवाजा खटखटा के पूछता है तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है? अगर ऐसे करने लगे तो वो तो मर भी जाए बेचारा, एक ही बार एक जिंदगी में डाल सकेगा। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? जिसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंशियल नहीं है। आपको वो याद है पहले के जमाने में कैसेट्स होते थे, वो रील टेप वाले कैसेट, किसी ने देखे? किसी ने आंख से जागते हुए देखे? देखे उसको कभी टेप रिकॉर्डर में रख के चलाया है? नहीं। अच्छा मैं बात बताता हूँ, वो जो एक कैसेट होता था ना उसमें 7 गाने होते, कितने सॉन्ग्स होते थे? 7। अब पहला गाना पे दूसरा पे तीसरा, और वो चलता रहता था। और ऐसे गाने जब एक साइड पूरा कंप्लीट हो जाता था ना तो हम उसको ऐसे उठा के पलट के दूसरे साइड पकड़ के डालते थे और प्ले करते थे, तो उसके दूसरे साइड के गाने चलते थे। लेकिन अब गाने कैसे चलते थे? 7 गाने जो होते थे ना उसमें पहला गाना अब चलना शुरू हुआ, रील एक तरफ से लपट रही है दूसरी तरफ से खुल रही है। जब पहला ही गाना चलेगा ना, रील के ऊपर है गाना, पहला गाना जब चल जाएगा तो फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरे से तीसरा स्टार्ट होगा, चेंज नहीं कर सकते। मुझे अगर 5वां गाना सुनना है तो मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा, और यहाँ पे मैं क्या करता था, अगर 5वां गाना सुनना है तो मैं फॉरवर्ड करता था, पहला गाना मुकम्मल हो गया, फिर प्ले करके सुनता था, अरे नहीं अभी तो दूसरा गाना चल रहा है, फिर मैंने दोबारा से फॉरवर्ड किया। जब वो 5वें गाने में पहुंचता था तब मैं प्ले करता था। इसका मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टली प्ले, तभी उसके अंदर रिवाइंड और फॉरवर्ड होता था। लेकिन आज देखिए आपके पास जो डिस्क होती है या हार्ड डिस्क है या सिस्टम के अंदर, अगर आपने कोई भी मूवी कोई किसी भी पॉइंट से देखनी हो, स्लाइडर होता है, उठा के उस पॉइंट पर रखें और मूवी वहां से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कौन सा एक्सेस कर रही होती है, सीक्वेंशियल नहीं, रैंडम। तो समझ में आया? तो मेरे लिए आप आज के दौर में ये जो टेप्स होती है ना वो सीक्वेंशियल एक्सेस। बाकी दुनिया की जितनी चीजें, जितनी भी स्टोरेज जो है, आपने सीक्वेंशियल रैंडम में फायदा क्या होगा कि अब यहाँ पे एक और बच्चा आके बैठा, तो उस बच्चे की जो एड्रेसिंग होगी, अब ये रूम जो है ना वो एक मेरे पास हार्ड डिस्क है, तो मैंने क्या किया है, रोज और कॉलम बना के, ट्रैक्स और सेक्टर्स बना के, छोटी छोटी लोकेशन के एड्रेसेस बना के। अब एड्रेस का फायदा क्या होगा, कल को अगर कोई डाटा आता है यहाँ पे रखने के लिए और मुझसे कहते हैं भाई इसे रख लिया आप, बाद में लूंगा, रख इसी से लाऊंगा, बाद में रिट्रीव किया जाएगा, तो मैं लिखने से पहले इस दीवार पर क्या करूंगा, इसका टेबल बना लूंगा, इस डाटा को जिधर ले आके रखूंगा टेबल में उसकी लोकेशन क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। नहीं समझे? कल को पूछने के लिए आए मुझे। अब करते क्या है कि मेरे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, मैं मुझे एक तो ये बॉक्सेस को अरेंज करके रखूंगा एक, लेकिन अरेंज करके रखना मुश्किल है यार, ऐसे फेंक देना ज्यादा आसान है। अरेंज करना मुश्किल है ना, और फेंकना आसान है, डायरेक्टली फेंक दूं। तो मैं क्या करता हूं, देखिए अब आज के दौर में क्या किया जाता है, जब डाटा रिसीव होता है ना तो जो कंट्रोलर होता है उसका काम क्या होता है, वो कंट्रोलर डाटा को रिसीव करके ऐसे फेंकता है हार्ड डिस्क की सरफेस पर, जिधर जाके गिरता है ना उसका एड्रेस अपने पास लिख के रख देता है, समझे? फिर अगला आता है पैकेट, उसको भेजा, उसका एड्रेस लिख दिया। अब एक फाइल आई है, उस फाइल के 5 हिस्से, मसलन आपने एक abc.docs बनाई फाइल, उसको कंप्यूटर में सेव करने जा रहे हैं, उसके कितने हिस्से? 5। abc.docs ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैंने पहला हिस्सा जब आएगा जब उसे फेंकूंगा तो वो इधर गिर गया, मैंने पहले हिस्से में एड्रेस लिख दिया। फिर दूसरा हिस्सा आया जब मैं फेंकूंगा तो जो एड्रेस पहला लिखा उसके साथ उसको लिंक करूंगा, दूसरा मैंने फेंका वो उधर गिर गया, तीसरा उधर, चौथा इधर, 5वां इधर। लेकिन टेबल में उस एक फाइल के अंदर सबके एड्रेसेस ऑर्डर में सीक्वेंस में पड़े हुए होंगे। अब जैसे ही मुझसे वो फाइल मांगेगा तो मैं फाइल का नाम वहां से तलाश करके तमाम पैचेस जिन जिन एड्रेसेस पे पड़े होंगे उन एड्रेसेस से उठाऊंगा, उठा के उसको बंच बनाऊंगा, बंच बना के क्या करना, ये काम कंट्रोलर का होगा। हार्ड डिस्क के बाहर एक कंट्रोलर बैठा होता है जो ये सारा काम कर रहा होता है, नहीं समझे? हर यूएसबी के साथ एक कंट्रोलर होता है जो ये काम कर रहा है। अब किसी यूएसबी का कंट्रोलर अगर खराब हो जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट एंड रीड द डाटा, नहीं समझे? हार्ड डिस्क खराब, वो यूएसबी खराब हो जाती है ना, बाद में लगाते तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर रही थी, क्या होता है उसका कंट्रोलर बैठ जाता है। डाटा अपनी अपनी जगह में पूरा मौजूद है, लेकिन ये जो कंट्रोलिंग टेबल है ना, एड्रेसिंग टेबल, ये क्या कर जाता है, बिगड़, नहीं समझे? तो ये कॉन्सेप्ट एक तो सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस ध्यान में रखिएगा और एक इनके कंट्रोलिंग मेथड। अब बाज़ दफा क्या होता है, मैं अपने हार्ड डिस्क पर डाटा डालता जाता हूँ, बिखरा हुआ डाटा पड़ा हुआ है चारों तरफ। अब जब डाटा को रीड करने के लिए जा रहे हैं ना तो मुश्किल से रीड किया जा रहा है। जब मैं रीड करने के लिए आता हूँ तो एक उधर से उठाता हूँ, एक उधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक
तो हम क्या करते हैं कि जब फालतू फारिग वक्त होता है और अपने डिस्क की स्पीड अगर अपने बढ़ानी हो तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं इसको अरेंज कर लूँ। ये कहलाती है डिफ्रैगमेंटेशन। क्या कहलाती है? ये जो डिफ्रैगमेंट होते हैं ना हार्ड डिस्क की सरफेस पे, डिफ्रैगमेंट का कॉन्सेप्ट होता है डाटा जो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दूं और अपने टेबल को अपडेट कर दूं। अगर मैंने डिफ्रैग कर दिया, तमाम डाटा को अरेंज करके स्पेस ज्यादा मुझे मिल गई, इसका मतलब कल को अगर कोई डाटा मुझसे डिलीट कराने के लिए आता है तो तमाम की तमाम फाइलें एक ही जगह पड़ी होगी ना, तो एक्सेस में टाइम क्या लगेगा? नहीं समझे? अच्छा, यूएसबी के अंदर चिप होती है, चिप में कोई चीज स्लाइड तो नहीं कर रही होती, कोई चीज टकराती तो नहीं कि खराब हो। हार्ड डिस्क के अंदर हेड जो होता है वो सरफेस से टकरा रहा होता है, फिजिकल कांटेक्ट में होता है, तो हार्ड डिस्क की एक सर्टेन लाइफ होती है। मैं 3 साल 4 साल के बाद फिर वो हार्ड डिस्क क्या करनी पड़ेगी, हटानी। लेकिन इसमें जो एसएसडी लगी है उसकी कोई लाइफ नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो एक चिप है, उसी से डाटा कॉपी होता है, उसी से उड़ जाता है, कोई चीज रगड़ के लिख तो नहीं रही ना। इसी तरीके से सीडी डिस्क जो होती है वो लेजर से रीडिंग हो रही, तो उसमें भी कोई चीज कांटेक्ट में नहीं है। तो अब आपको समझ में आया, जो सीडी डिस्क होती है वो और जो हार्ड डिस्क होती है वो, इन दोनों में मेजर डिफरेंस कहां पे आया कि एक जगह फिजिकल कांटेक्ट है, सरफेस को खराब कर रही है। एक वक्त ऐसा आएगा हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन सीडी डिस्क जो होती है वो लाइफ टाइम यूसेज के लिए होती है, अगर आप उसको सही से हैंडल करें। क्यों? क्योंकि उसमें से एक लेजर बीम जाके टकरा के रिटर्न बैक करती है। तो कोई फिजिकल चीज टकरा रही है तो लाइट टकरा रही है, तो लाइट के सरफेस को खराब कर सकेगी? नहीं समझ समझ गए? ये कॉन्सेप्ट होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को स्टडी करने के, ये आपके ध्यान में। तो अब देखो भाई, the statement which is false about the hard disk, अब मैंने हार्ड डिस्क की बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की। इट इज सेकेंडरी स्टोरेज, मुझे पता है सेकेंडरी स्टोरेज होती है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो ह्यूमन के कंट्रोल में, आपको पता ही है, 2 तरह की स्टोरेज, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। ये आपको पता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो मेरे हाथ में होती है, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज मेरे हाथ में नहीं होती। तो मुझे ये बताओ कि रैम प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी। सबको पता है रैम जो है वो क्या है, ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, पता है ये प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, वॉलेटाइल पे लानत भेजे, वॉलेटाइल की तो बात ही नहीं कर रहा, वॉलेटाइल का तस्करा ही नहीं कर रहा है इसमें, जबकि होती है वॉलेटाइल, लेकिन मैं वॉलेटाइल की बात ही नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, बीइंग अ यूजर, वो कौन सी चीज है जो मेरे कंट्रोल में, वो स्टोरेज डिवाइसेस जो मेरे कंट्रोल में होंगी एज अ यूजर वो सेकेंडरी कहलाएंगी, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं होगी वो क्या? अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसके कंट्रोल में? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रैम में डाटा उठा के रखना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके जाता, मैं तो नहीं ले जाता, तो वो जो रैम मेमोरी होगी वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी। रैम से उठ के माइक्रो प्रोसेसर जा रहा है अंदर मेमोरी में, वो भी क्या होगी? प्राइमरी मेमोरी। जो कैशे मेमोरी होती है लेवल 1 लेवल 2 वो सारी क्या होती है? प्राइमरी। मेरे हाथ में क्या चीज होती है, एक फाइल है मैंने सेव कर दी है, कहां सेव करूंगा? यूएसबी में। कहां सेव करूंगा? हार्ड डिस्क में। कहां सेव करूंगा? सीडी डिस्क के ऊपर। कहां सेव करूंगा? हार्ड डिस्क के ऊपर। ये जितने भी नाम मैंने लिए इसके अंदर मैं अपनी फाइल सेव कर सकता हूं, ये मेरे लिए सारी की सारी क्या होंगी? सेकेंडरी। ये मेजर डिफरेंस होता है प्राइमरी। तो बताइए सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, इट यूजेस ऑप्टिकल डिस्क। क्या हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क को इस्तेमाल करती है? नो। ऑप्टिक का मतलब क्या हो गया? लाइट डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है? सीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल। अब बताओ, ये वॉलेटाइल आप कह रहे थे ना मेरा बेटा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अगर एक चीज वॉलेटाइल है तो मेरे कंट्रोल में होगी नहीं, तो तभी वॉलेटाइल मेमोरी मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में तो वो मेमोरी होगी कि अगर मैं डाटा सेव करूं तो वहां रहे। भाई तुमने यूएसबी में डाटा रखा क्यों? क्योंकि तुम बाद में उसको रिट्रीव कर सको। अगर यूएसबी में डाटा डालते ही वो वॉलेटाइल हो गया तो तुमने डालने का वजह क्या थी? पागल क्या? आपके मकसद ये होता है कि जो यूजर इस्तेमाल कर रहा हो वो नॉन वॉलेटाइल हो, और जो कंप्यूटर इस्तेमाल करे वो वॉलेटाइल हो, अपनी मर्जी से उड़ा के आप दोबारा से डाटा डाल। तो बताइए क्या ये नॉन वॉलेटाइल होती है? गलत। नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि स्टे करेगा डाटा, ठीक है। और क्या इट यूजेस रैंडम, बताइए क्या रैंडम एक्सेस होता है इसमें? इसके अंदर चूंकि टेबल मेंटेन हो रहा होता है, लिहाजा ये भी क्या होगा? रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस हमेशा फास्टर होगा एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल।
हर एक के कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कैशे मेमोरी। अब ये मेरे इल्म में नहीं है, लेवल 1 मैं भूल चुका हूँ, 2 3 याद है आपको? सर हमने लेवल नहीं पढ़े कैशे मेमोरी के लेवल नहीं पढ़े, इसमें तो नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़े? चलो खैर। अच्छा तुम लोगों ने जो पिछले चैप्टर जो उमैया ने तुम्हें पढ़ाए थे वो बुक में से ऐसे ही पढ़े थे या कैसे पढ़ाते थे? ऐसे पढ़े तो जब बुक आपने रीड किए तो उसमें कैसे ना आँख से नहीं गुजरे, कैसे है? सर कैसे है लेकिन लेवल्स नहीं है। चलो अच्छा जाने दो, ये मुझे भी याद दिलाइएगा मैं बताऊँ, ठीक है? Which of the following statement is false about ROM, read only memory? बताइए, it is क्या read only memory नॉन वॉलेटाइल होती है? तभी तो वो स्टोर करके रखेगी। It allow to perform reading operation, yes. ROM जो रीडिंग ऑपरेशन अलाउ करेगी, राइटिंग नहीं कर सकते आप इसमें। फिर it stores program, गलत हो गया ना? प्रोग्राम जो स्टोर होता है, इट स्टोर्स प्रोग्राम टू स्टार्ट, लेकिन टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर ये ठीक है, इसके ऊपर वो प्रोग्राम स्टोर हुआ होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में इस्तेमाल होता है। तो गलत बात नहीं हुई। मतलब रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी में रोम वही होता है ना, जब आप बूट स्ट्रैप परफॉर्म करते हैं, सिस्टम ऑन किया, सिस्टम बूट होने लगा तो रोम एक्टिवेट हो। अब रोम क्या करता है, ये कहाँ से ढूंढा आपने? चलो समझ गया ना, अब इसको पढ़िएगा तो आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने अच्छा देखो भाई, इट तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टअप कंप्यूटर समझते हैं? स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो भाई रोम के अंदर लिखा होता है ना, हार्ड डिस्क चेक करो, रैम चेक करो, मेमोरी चेक करो, तो वो तमाम इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखी होती है? इनसाइड द रोम। तो ये तीसरा, ये तीनों ठीक है। चौथा, इट अलाउज टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन सेपरेट टाइम। ये राइटिंग ऑपरेशन ये अलाउ नहीं करता। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। द टू मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इन एटीएम मशीन देखिए। अब इसको छोड़ दें, एटीएम मशीन में होता क्या है? एक कीपैड होता है, इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइस। अच्छा कीपैड जो होता है वो एर्गोनिक भी होता है, जानते हैं? उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर बारीक बारीक से ना डॉट्स बने हुए। यस सर, वो ब्लाइंड, हाँ, यानी कि जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं वो भी, यानी कि वो सिंपल कीपैड नहीं होते। एर्गोनिक होने का मतलब क्या है कि वो ब्लाइंड पर्सन के लिए भी होता है, स्पेशल पर्सन। दो बातें होंगी। तीसरी, आपके पास फिंगरप्रिंट भी होती है। ये जो स्कैनर लगा होता है फिंगरप्रिंट, वो इनपुट होगी आउटपुट होगी? ग्रेट, जबरदस्त। आउटपुट कौन सी होनी चाहिए? वो इनपुट। तुमसे डाटा लेके जा रहा है ना सिस्टम, तो वो कौन सी डिवाइस होगी? इनपुट। और ऑप्टिकल डिवाइस होगी, उसमें ऑप्टिक्स लगी हुई होती है ना, लाइट होती है, लेजर, तो वो इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन देखो, जो चीज डिस्प्ले आ रही है, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, लेकिन अगर वो टच स्क्रीन है तो वो इनपुट भी है साथ। अगर मैं स्क्रीन से ही टच करके इनपुट डाटा दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा, जब दोनों हो गए। अच्छा, जो आखिर में बिल के लिए स्लिप आ रही है तो प्रिंटर भी अंदर, कौन सा प्रिंटर है वो अलग कहानी, लेकिन प्रिंटर है। तो ये चल जाएगा द टू मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। अब बताइए क्या प्रिंटर आउटपुट है? हाँ होता है प्रिंटर। कीबोर्ड आउटपुट है? नो सर। कीपैड नहीं। प्रिंटर आउटपुट है? यस। स्पीकर होता है क्या उसमें? नो सर, होता है कभी कभी जब वो चल रहा होता है तो उसकी आवाज आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या स्पीकर मुमकिन है। अच्छा, कीपैड आउटपुट इनपुट है? इनपुट। मॉनिटर आउटपुट, स्कैनर, तो इसका मतलब क्या है कि बी ऑप्शन। सर लेकिन स्पीकर में तो हम इनपुट भी तो कर रहे होते हैं ना। ग्रेट यार, स्पीकर एक सोचो तो ना, सोचो, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल किया। क्या मैं स्पीकर से इनपुट दे सकता हूँ? हाँ या सर देते हैं। वो जो आपके हाथ में होता है और इससे बोलते हैं, क्या मैं इसे स्पीकर कहता हूँ? नहीं क्या कहता हूँ? माइक कहता हूँ। तो वो आप उसको क्या स्पीकर रहे होते हैं, वो होता है स्पीकर ही की तरह, लेकिन वो असल में क्या होता है? माइक होता है। तो दोनों चीजें, वो माइक्रोफोन है और वो स्पीकर है। तो स्पीकर आउटपुट और माइक्रोफोन इनपुट। सीपीयू, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो असल में प्रोसेस करता है आपके, इसके अंदर आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, पता है नहीं? तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है सीपीयू, ये देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट सीयू। इसका काम क्या होता है? तमाम चीजों को कंट्रोल करेगा, डाटा किधर डालना है, किधर उठाना है, किधर रखना है। मसलन आपको याद है जब डाटा मेरे पास पहुंचा था हार्ड डिस्क के ऊपर लिखने के लिए, तो बंदे ने आके बताया था ना कि हार्ड डिस्क पे इस लोकेशन पे तुम डाटा डालो, तो मैंने उधर ही फेंक दिया डाटा लिखकर।
कौन बनाने आया था? कंट्रोल यूनिट वाला बंदा। तो कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होता है जो कि पूरे सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है, सेंड भी कर रहा होता है, वहां से रिसीव भी कर रहा होता है, वर्किंग सबसे ज्यादा कंट्रोल यूनिट की। उसके अलावा क्या होता है? अरिथमेटिकल एएलयू, यानी कि सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन, डिसीजन वगैरह एएलयू में आते हैं। तीसरे रजिस्टर्स होते हैं। जो रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरीली डाटा को क्या करने के लिए होल्ड करें, स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। अब ये बता, कंटेन्स एक्सेप्ट क्या चीज नहीं होगी? रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, लॉजिकल भी होता है। इनपुट यूनिट तो कंप्यूटर से बाहर होते हैं ना, कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, बाहर है कंप्यूटर, ठीक है, माउस वगैरह। तो ये इसका क्या है कि ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। द डिवाइस यूज टू चेक, एक डिवाइस जिससे मैं चेक कर सकूं क्या, वेदर द मीट इज कुक्ड, कि गोश्त जो है वो किसी अवन में पक गया है या नहीं पका। तो उसके लिए कोई ना कोई सेंसर लगाना पड़ेगा मुझे। अब ये बताइए, अगर मैंने प्रेशर का सेंसर लगाया, नहीं सर, वो नहीं होगा। मॉइस्चर सेंसर, मॉइस्चर हवा में नमी बताएगा आपको। टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है? गैस सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। अब मुझे एक बात ही बताइए, गोश्त कभी बनाया है? गोश्त पकाया कभी? नहीं, आज तक नहीं पकाया। पकते हुए देखा है? अम्मा पकाती है ना गोश्त। अगर जल्दी गोश्त पकाना हो तो किसी कुकर। उसके अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। इंटरनली प्रेशर आहिस्ता 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 बिल्डअप होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऊपर सीटी लगी होती है, वो वजन लग जाता है। वो सीटी आपको बताती है कि अब अंदर का वो प्रेशर हो गया है जो कि चाहिए था, अब निकाल लो, पक गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं मीट की कुकिंग के लिए जाऊंगा तो टेम्परेचर नहीं, मैं किसको चेक करूंगा? प्रेशर, कि वो सर्टेन प्रेशर अगर मेंटेन हो गया तो इसका मतलब क्या, गोश्त क्या होगा? पक गया। क्योंकि टेम्परेचर तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर तो प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर का सेंसर भी लगा होता है, लेकिन टेम्परेचर तो आपको बताता है अभी टेम्परेचर कितना है। नहीं समझे? अब मैं आपको पिज्जा बनाया, खाया है कभी? जो पिज्जा बनाया जाता है तो पिज्जा की मशीन होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं? टेम्परेचर सेट करते हैं 1000 के ऊपर, या जो भी 600, 700, 900 पे टेम्परेचर सेट करते हैं। क्या सेट कर रहे होते? जब आप उसको अंदर डाल के सेट करके बंद कर देते तो वो तो टेम्परेचर सेट हो गया। जो नॉकिंग होगी, बेल बजेगी, वो प्रेशर पे बजेगी। जब इंटरनल प्रेशर मेंटेन होगा तो वो आपको बता देगा कि हाँ भाई वो पक चुका है। अच्छा, अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है जब टेम्परेचर उस लेवल पे आ जाए तब पक जाए। इसके अंदर ये थोड़ा सा एम्बिगियस है, तो ये मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ कि इसके अंदर आंसर प्रेशर भी हो सकता है और मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर कभी भी नहीं हो सकता, मॉइस्चर तो है ही एक अलग चीज, और गैस भी नहीं हो सकता। अब इसके अंदर बी और डी के अंदर से इंटरनेट में सर्च कीजिएगा और देखिए बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को क्या मिलता है, तो वो फिर बताइएगा। अगला देखिए, सम डिवाइसेस आर एसेंशियल, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है। एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और कंप्यूटर के ऊपर टास्क परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है। टू एसेंशियल, कंप्यूटर की ऐसी दो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के लिए अहम हो, जिसके बगैर कंप्यूटर में काम ना किया। बताओ कौन कौन सी डिवाइस? माउस, कंप्यूटर के ऊपर अगर माउस नहीं लगा तो कंप्यूटर संभाल जाएगा। तो उमूमन तो माउस और कीबोर्ड तो दिया ही हुआ होता है ना। मॉनिटर, मॉनिटर तो बहुत है, आँख से दिखाई नहीं देगा। तो अब क्या हो सकता है? देखिए, वेबकैम के बगैर भी चल जाता है, प्रिंटर के बगैर भी चल जाता है, मॉनिटर के बगैर नहीं चल सकता। टू मेक अ वीडियो कॉल, और भाई ये तो फिर कहानी गलत हो गई। अब एसेंशियल डिवाइसेस फॉर वीडियो कॉल देख रहे हैं, तो अगर मैं वीडियो कॉल करूंगा तो पहले कैमरा होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए जो मेरी तस्वीर लेके उधर जाए। प्रिंटर, मॉनिटर चाहिए, दूसरा भी तो देखना है ना। स्कैनर नहीं, हेडफोन चाहिए, स्कैनर, वेबकैम नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। हेडफोन के बगैर भी हो जाता है, कैसे? आज जो हेडफोन है ना, हेडफोन में दो चीजें होती है, एक माइक होता है और एक स्पीकर होते हैं। इसमें भी माइक और स्पीकर दोनों इंक्लूडेड होते हैं, समझ रहे हैं? तो आमतौर पे जो आपका कंप्यूटर होता है ना, ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं कह रहा है, तो कंप्यूटर के साथ हेडफोन और माइक उमूमन नहीं होता है, आपको सेपरेटली क्या करने होते हैं? अटैच करना। सारा है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ब्राउजर है जिसको वो सारा क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। होम बेस्ड कोई बिजनेस है, उसने कोई खाने पकाने का कोई बिजनेस किया, उसने एक पम्फलेट बनाया, अब वो चाह रही है कि भाई मस्जिद के बाहर बंटवा दिए, तो उसने बंटवा दिए।
3 टाइप्स ऑफ, ऐसी कौन सी 3 अहम डिवाइसेस होगी शुड बी यूज्ड टू डेवलपिंग कि वो अपने ब्रोशर का या पम्फलेट की क्या चीज डेवलप कर एंड ऑब्टेनिंग हार्ड, और फिर उस सॉफ्ट कॉपी से क्या करे, यानी कि उसको डिजाइन करे कंप्यूटर पे और फिर उसे, तो बताओ हार्ड कॉपी तो किससे निकलेगी, प्रिंटर से। तो इसमें प्रिंटर तो होना चाहिए एक और ये 2, इनमें नहीं है ना प्रिंटर, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 ऑप्शन तो हो सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में क्या है अब बताइए, कीबोर्ड एंड हेडफोन, तो फर्स्ट वाला तो आंसर क्या होगा, ए। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैप्चर, एक ऐसी डिवाइस जो कि इस्तेमाल किया जाए कैप्चर करने के लिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट बारकोड, बी सी आर, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखा है ना, हाथी की बात होता है, वो ऐसे करके करते हैं और सब रीड कर लेते हैं। तो वो बारकोड रीडर जो होता है वो उसकी प्रोडक्ट की क्या क्या इंफॉर्मेशन देता होगा, प्राइस देगा, उसका नाम देगा, उसकी क्वांटिटी देगा, उसकी पूरी उसका सीरियल नंबर, उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में अचानक यूं डिस्प्ले होती है, ये किसने डाली होती है, कौन डालता है, जो जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं तो स्क्रीन पे लिखा होता है, नहीं कंट्रोल यूनिट बहुत डेप्थ में चलेगा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अब आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट नहीं है, जाने दो। वो जो इंफॉर्मेशन होती है, कोका कोला लिखा हुआ है 1.5 लीटर, प्राइस इतना, स्टॉक के अंदर इतनी थी, वो इंफॉर्मेशन किसने एंटर की, नहीं वो डाटा आपके सिस्टम में डलेगा ना, सेंसर, लेकिन वो डालता कौन है। मसलन मेरे सिस्टम पे पहले कोई भी सुने, मेरे पास मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे यहाँ पर इनके पास किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक की, कोक की बॉटल नहीं होती थी पहले, सपोज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अचानक मेरे पास सामान उतर गया कोक का, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या जब उसको रीड करूँगा अपने कंप्यूटर पे तो क्या कोक की बॉटल और सारी चीज़ें लिखी भी आएंगी, नहीं ना, तो पहले सेव करते हैं उसे, सेव करते हैं, कौन करेगा, जो बंदा बैठा हुआ यूजर, जो हादी बैठे हुए ना, ये रात में जब आप लोग सामान लेके चले जाते हैं तो बाद में बैठ के इनकी एंट्री करते हैं, जब भी कोई नया सामान उतरता है उसकी एंट्री की जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ प्राइस से गर्ज होती है, वरना होता क्या जानते हैं, जो सामान आया है जब आप उसकी एंट्री करते हैं तो आप लिखते हैं कि स्टॉक में कितना गया, कितना, अब जैसे 10 पैकेट्स उतरे तो स्टॉक में आपने 10 लिख दिया, अब जब आप पहली दफा रीड करके उसको सेल आउट करेंगे तो स्टॉक आपको मेंशन करेगा कि 9 रहेगा, फिर आप क्या करते हैं, वहां पे एक मेल, ईमेल, ऑटो जनरेटेड ईमेल लगाते हैं, लिखते हैं उसमें कि जब 2 रह जाए ना पैकेट्स तो खुद ब खुद मेल जनरेट हो और जो ऑर्डर है वो कोका कोला की कंपनी को क्या हो जाए, मुझे बैठना पड़ेगा नहीं ना, अब जैसे ही 2 रहेंगे खुद ब खुद मेल हो जाएगी और 3 दिन बाद बंदा कोल्ड ड्रिंक लेके आपके पास खड़ा हुआ, यह आसान हुआ मुश्किल, पहले क्या होता था, एक अलग से बंदा बिठाना होता था जो बंदा इस चीज को मेंटेन कर रहा है, ये फायदा होता है कंप्यूटर का, जब ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तमाम चीज़ों में इतने फ़ायदे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसके ऊपर, कि लोगों की तादाद कम हो गई और एफिशिएंसी हमारी क्या चली गई डॉक्टर। तो विच डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बारकोड, लाइट पेन, मॉनिटर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की, ये क्या चीज़ होती है, ये एक इंक होती है स्पेशल टाइप की, मैग्नेटिक टाइप की इंक होती है, और ये चेक्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, जो चेक होता है ना बैंक का चेक, उसमें यहाँ पे वो इंक लगी हुई होती है, अब वो जो बैंक के यहाँ पे कोड लिखा होता है उस इंक में ऐसे करके, वो कुछ यूं ऐसे कोड लिखे होते हैं 2 1 5 6 ऐसे ही करके लिखे होते हैं, फिर ये A, फिर 1, फिर ऐसे डॉट डाले हुए होते हैं, कुछ ऐसे करके ना ये कोड लिखे हुए होते हैं, पूरा चेक ऊपर होता है, नीचे यहाँ पे कोड लिखे हुए होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता, पैसा निकलवाने आ रहा है ना, तो मुझे तो नहीं पता, हो सकता है चेक जो है वो क्या हो, फेक हो, तो क्या करते हैं हम जब अपनी मशीन से इसको रीड करते हैं तो वो मशीन इसकी मैग्नेटिक इंक को भी रीड करती है और बताती है कि क्या ये डिजायर्ड इंक है, वही इंक है या अपनी तरफ से बंदा बना के लिया, नहीं समझे, जैसे नोट होता है, नोट की वेरिफिकेशन के लिए और उनके साथ साथ एक स्ट्रिप होती है जिसको रीड करके बताया जाता है नोट असली है या नहीं, तो नोट की वेरिफिकेशन की जो होगी वो मैग्नेटिक इंक के थ्रू की जाएगी, नहीं समझे। अच्छा आगे, करेक्ट पेयर ऑफ डिवाइसेस एंड इट्स कैरेक्टर,
डिजिटल कैमरा जो होता है उसका करेक्टर रेजोल्यूशन एडजस्ट करते हैं। डिजिटल कैमरा जो होता है उसके अंदर अगर देखो तो उसके अंदर स्क्रीन पे जो तस्वीर ले रहा था उसकी रेजोल्यूशन एडजस्टमेंट होती है ना, तो बताओ उस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। दूसरी क्या है, जो जॉयस्टिक होती है पॉइंटिंग डिवाइस इन लैपटॉप, लैपटॉप में नहीं सर लैपटॉप में नहीं, लेकिन जॉयस्टिक जो होती है वो कंप्यूटर में होती है सर। अच्छा इसमें जॉयस्टिक नहीं होती। नो सर वो तो सर कनेक्ट तो इसकी है, आज स्टैंडर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जॉयस्टिक गेम वाली समझ रहे हैं ना, यस और एक होती है जिस वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो बारीक सा होता है सेंटर में, आपने देखेंगे ऐसे वो एक बारीक सा होता है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा मुझे। कीबोर्ड के दरमियान ऑन वो सर जो बीच में बटन होता है, एक बटन सा होता है गोल सा, उसको अगर आप ऐसे करके करेंगे ना तो उससे भी मूवमेंट, वो भी जॉयस्टिक कहलाती है, लेकिन वो जॉयस्टिक कंप्यूटर लैपटॉप जॉयस्टिक है, वो पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। अब इसके अंदर दोनों आंसर हो सकते हैं। देखिए बारकोड रीडर चेक के लिए तो नहीं होता, नो, और मैग्नेटिक कैप्चर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं होता, तो ये दोनों मुमकिन है, लेकिन मुझे जो ज्यादा बेहतर वो जॉयस्टिक लग रहा था, क्योंकि देखिए जॉयस्टिक जो होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है ना, लैपटॉप में नहीं लगता लैपटॉप सर। में लग सकती है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे लैपटॉप तो मेंशन नहीं है ना। सर लेकिन कंप्यूटर्स में जॉयस्टिक तो ना पहले से लगी होती है, हम मोबाइल एक्सटर्नली कनेक्ट करते नहीं, सवाल ये है कि एक पॉइंट, एक बताइए क्या जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस इन लैपटॉप होती है? हैं। यस सर, होती है। यस सर, क्या डिजिटल कैमरा में एडजस्टिंग रेजोल्यूशन होता है? यस सर। डिजिटल कैमरास जो होते हैं उसमें उनके यानी कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है, हाई पे रखना है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं। लेकिन सर ये तो लेकिन यार ये दोनों देखना पड़ेगा, ये भी जरा आप लोग ना इसको सर्च करके देखिए क्या। सर हो सकता है डिजिटल कैमरा के एन एक प्रोग्राम की बात करिए कि क्या उसमें ये होता है कि एन मुमकिन देखो दोनों पॉसिबिलिटी मिल सकती है। वो द सिग्नल दैट कॉजेज, ऐसा सिग्नल जो कि वजह बनता है डाटा ट्रांसफर फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। मतलब देखिए डाटा मेन मेमोरी रैम में पड़ा है, मेन मेमोरी रैम हो गई ना, वहां से फेच हुआ और कहाँ चला गया, सीपीयू को चला गया, यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो ये सिग्नल वो ये जो काम करने के लिए जो सिग्नल जनरेट होगा वो कहाँ से जनरेट होगा? कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिकल यूनिट क्या कर रहा होगा उसमें? अरिथमेटिकल यूनिट प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, असल एक्चुअल प्रोसेसिंग। फातिमा हैज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है फातिमा, she wants to convert the document editable form in computer, तो यानी कि डॉक्स बनाना चाहती है वैसे, ठीक है। तो जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है उसको इनपुट अगर करना चाहे अपने कंप्यूटर में, तो एक तो ये उसे बैठ के टाइप करे, दूसरा क्या है कि उसको रीड करके एडिटेबल बना दे, तो वो कहलाता है आपके पास ऑप्टिकल कहलाता है मार्क रीडर। लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडर तो वो होता है जो कि OCR, वो क्या कहलाता है, OMR, जो कि आपके एग्जाम के मार्क्स को रीड करता है कि कहाँ पे आपने डाला। तो इसका मतलब क्या, ये तो नहीं हो सकता, बारकोड रीडर भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए बारकोड रीडर क्या चीज रीड करता है, विड्थ ऑफ लाइन। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या करता है, ये विड्थ को रीड करेगा, ये दिमाग में रखिएगा। बारकोड क्या रीड करता है, ऑप्टिकल मार्क जो है ये लोकेशन को रीड करता है। किस चीज को? लोकेशन। कि बताओ ए पे, बी पे किया है, सी पे किया है, डी पे किया है, सिर्फ लोकेशन रीड करता और बता देगा कि ए बी सी। तीसरा मैग्नेटिक, ये क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन को यानी कि इंक की टाइप को, टाइप ऑफ इंक जो से वो बैंक उसको रीड करेगा, बैंक चेक्स के। नहीं होगा। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड, ये कहलाता है OCR। उसमें क्या होता है कि जैसे तुमने लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंट लिखा है, जब तुम इसे स्कैन करोगे ना, मसलन ये जो पेज है ना, जब तुम इसे स्कैन करते हो तो स्कैन करने के बाद ये पहला लेटर उठाता है, क्या उठाया उसने, ये SF लिखा था। अब ये अपनी डेटाबेस में तमाम लेटर्स को ढूंढेगा, A से लेकर Z तक। बताइए किससे रिजेंबल कर रहा है, F से, तो उसकी जगह क्या लिख देगा, वर्ड में F लिख देगा, फिर A लिखेगा, फिर T लिखेगा, फिर I, फिर M, फिर A। तो इसका मतलब क्या है कि उसने इमेज उठाई है, कैरेक्टर उठाया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है कि कौन सा कैरेक्टर है, और फिर वो कैरेक्टर वर्ड के अंदर क्या करता है, प्लेस। तो नहीं, बहुत कोई क्लियर होता है। आजकल हम पेपर जो बनाते हैं ना वैसे ही बनाते हैं,
मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम गूगल लेंस कहते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, गूगल लेंस आप लोगों ने हो सकता है इस्तेमाल किया। उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले आप इमेज लीजिए, जैसे ये टेक्स्ट लिखा है ना, आप इसकी तस्वीर ले लीजिए। तस्वीर लेने के बाद गूगल लेंस के ऊपर जाइए और जाने के बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर OCR होता है, उस पर क्लिक करेंगे ना, ये पूरे को रीड करेगा और रीड करके टाइप्ड टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म एडिटेबल होगा। उसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर। तो हम जो पेपर्स बनाते हैं ना इंस्टीट्यूट के, वो इसी के थ्रू बना रहे हैं। करने के बाद अपने कंप्यूटर के ऊपर हमने सेंड किया, ओके किया, पेस्ट किया, आपका पूरा पेपर इसमें था। पर हार्ड शीट में मैन्युअली रिटन हो, वो भी मैनुअली लिखना नहीं पड़ता, आपका सॉफ्टवेयर उस हार्ड, वो जो शीट होती है हार्ड शीट, उसके ऊपर से इमेज लेता है, इमेज लेने के बाद उसको टेक्स्ट में खुद से कन्वर्ट करता है और उसको जब कॉपी कर देता है तो एडिटेबल डॉक्यूमेंट खुद ब खुद आ जाता है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। द सिस्टम नीड्स, समझ आए भाई, तो ये OCR होगा। द सिस्टम नीड्स ऑटोमेटिकली अनलॉक मेन डोर। एक सिस्टम ऐसा है जिसको अनलॉक करना है किस चीज को, मेन ड्यूरिंग डे टाइम एंड लॉक एट नाइट, यानी कि जब दिन हो तो अनलॉक हो जाए, लाइट सेंसर, तो लाइट सेंसर इस्तेमाल होगा, क्योंकि रात के अंदर रोशनी नहीं होती। तो इसके अंदर बेस्ट क्या होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है ये जो सेंसर्स के क्वेश्चंस हैं ये किस फॉर्म में आ रहे हैं। लिहाजा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जो होती है, जो तुम्हारे घरों में इस्तेमाल हो रही है। अब AC के अंदर कौन सा सेंसर लगा, टेम्परेचर सेंसर, जिसकी वजह से वो ट्रिप करेगा। तो तुम्हें डिफरेंट डिवाइसेस के सेंसर्स पता होने चाहिए। अब मसलन मैं नहीं जानता कि गोश्त को पकाने के लिए टेम्परेचर सेंसर यूज होगा या प्रेशर सेंसर। अब आप जब इंटरनेट में सर्च करेंगे तब आपके इल्म में आ जाएगा, तो आपकी तैयारी हो जाएगी इससे, समझ रहे। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टार। अब ये आ गया हमारा मजा आइए भाई, स्टार टोपोलॉजी के लिए क्या चीज, स्टार टोपोलॉजी याद है कैसे होती थी, दरमियान में यहाँ पे डिवाइस होती है और यू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, नो इसमें डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट जो होगा वो आसानी से होगा, लेकिन चले और पढ़ते हैं। इजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी की बस टोपोलॉजी, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा, लोएस्ट कॉस्ट, अब बताइए इसमें जब तार अलग लगाए जाते हैं तो तार की कॉस्ट अच्छी खासी ज्यादा आ जाती है, तो लोएस्ट कॉस्ट भी नहीं है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ, ये मुझे बेस्ट लग रहा है। तो अब ये जो आपके पास है डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, तो इसमें इजी होते हैं। वजह क्या होता है, क्योंकि जो भी डाटा जाता है वो पहले मेन पे जाता है, तो मेन कंट्रोल कर लेता है ना सबको। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफॉल्ट को फाइंड आउट करना क्या होगा, इजी, समझ गए। डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इजी होगा, क्योंकि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर। अगर एक कंप्यूटर बैठ भी जाए तो बाकी नेटवर्क जो होगा वो चले, लेकिन फेलियर ऑफ मेन डिवाइस सब बैठ जाए, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर सारे कंप्यूटर एक ही लेवल पर, सर्वर और क्लाइंट नहीं होता। तो बताओ, इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, नहीं, हर बंदा अपनी सिक्योरिटी लिए बैठा होगा। फिर क्या, इट कैन बी एक्सपेंडेड अप टू थाउजेंड्स, पीयर टू पीयर थाउजेंड्स में एक्सपेंड हो सकता है। भाई देखो, पीयर टू पीयर है, मैंने बताया था कि एक लैब के अंदर 10 से ऊपर अगर पीयर टू पीयर जाएंगे तो फिर मसला बनने लगेगा, क्योंकि पीयर के अंदर से भाई देखो, अगर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टर नहीं है, अभी मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के यही ऑप्शन ना आ गया दूं मैं, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है वो क्या है कि पीयर टू पीयर एक सर्टेन लिमिटेड एरिया के अंदर होगा। बहुत बड़े थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर के अंदर तो फिर सिक्योरिटी नहीं मेंशन वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे ना पीयर टू पीयर में। तो इसका मतलब क्या है, ये मुश्किल है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करते। इट जनरली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अभी बताइए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में तो इंटरनेट यूज होता था, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर तो और क्या, दीज नेटवर्क्स आर कंसीडर्ड एज वाइड एरिया। अब बताइए, जब मैं इसको कर ही नहीं सकता तो वाइड एरिया में आएगा ही नहीं। इट प्रोवाइड सेंट्रल सिक्योरिटी, इट कैन एक्सपेंड अप टू थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये फॉल्स आपसे पूछ रहा है, अब बताओ मेरे लिए तो क्या है, सारे फॉल्स है, लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं एक एक करके। पहला वाला तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट पीयर टू पीयर, फॉल्स अबाउट इट, इट प्रोवाइड सेंट्रल सिक्योरिटी। बताइए, ये जो सेंट्रल सिक्योरिटी है ये तो कंफर्म है कि ये कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, ये तो मुझे कंफर्म है। बाकी सारे किसी और बेस पे मैं सही कर लूं
लेकिन ये चीज अब बताइए, मैं बाकी सही करके दिखाता हूँ और आपको खुद भी समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो 3 आखिर के लिखे तीनों एक ही तरीके के, वाइड एरिया नेटवर्क बड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस बड़ा, और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि मैं पीयर टू पीयर लॉन्ग सिस्टम में डालूं, लेकिन अगर डालना चाहूँ तो मैं डाल भी सकता हूँ। वजह क्या? देखिए, आप अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर पे ईमेल चेक करना, मैं अपने घर पे कंप्यूटर में बैठ के ईमेल चेक कर लूँगा, आप अपने पे, आप अपने पे, आप अपने पे। बताइए, सारे कंप्यूटर्स में से कोई सर्वर है? इसका तो क्या, इंटरनेट के ऊपर पीयर टू पीयर ही चल रहा होता है। सारे कंप्यूटर्स का जो लेवल होता है वो क्या होता है? सेम। यहां से ये बात समझ, इसका मतलब क्या है? पीयर टू पीयर जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो लिमिटेड होगा, लेकिन पीयर टू पीयर क्या होगा? लिमिटेड। उसको कंट्रोल करना अनलिमिटेड में मुश्किल होगा, लेकिन नॉर्मली पीयर टू पीयर जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट होता है, भाई मैं किसी का मातहत तो नहीं हूं ना, मैं अगर अपने कंप्यूटर से काम कर रहा हूं तो मैं मातहत तो नहीं हूं ना किसी कंप्यूटर का, किसी के अंडर में सर्विसेज देके एक्सेप्ट कर पा रहा हूं, समझ रहे? तो पीयर टू पीयर एक्सटेंडेड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर ठीक है, पीयर टू पीयर लॉन्ग डिस्टेंस ये भी ठीक हो गया, और वाइड एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो गलत, और उमूमन सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, सर्वर और क्लाइंट सिस्टम सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, तो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी भी वो दे सकता है, लेकिन पीयर टू पीयर सेंट्रलाइज सिक्योरिटी कभी नहीं दे सकता। तो इसका ये आंसर, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। डायल क्या होगा वो? डायल। तो डायल अप लाइन जो होती है वो कितनी देती है? 56 kbps देती है। 56 kbps। फिर ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये मोबाइल्स के लिए था, याद है? इंटीग्रेटेड सर्विस इसके यहाँ पे आया करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है? ये 128 थी, और ये कितनी थी? 256 से अबव थी, ठीक है? कोड डिवीजन मल्टीपल मेगाबाइट्स के अंदर होती है ज्यादा। कौन सी टोपोलॉजी है? सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कौन सी टोपोलॉजी है? अब मुझे ये बताओ, ये वाला इससे कनेक्ट है, फिर यही वाला इससे भी कनेक्ट है, यही वाला इससे भी कनेक्ट है, यही वाला, सारे कंप्यूटर आपस में सेपरेट। तो बताओ टोटल कंप्यूटर कितने हैं? 1 2 3 6। बताओ एक कंप्यूटर से कितनी लाइनें निकल रही हैं? 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 6 नोड हो तो लाइनें कितनी होंगी? 5। 10 नोड हो तो लाइनें कितनी होंगी? 9, क्योंकि 10वां खुद होगा ना, नहीं समझे? तो टाइप क्या, कौन सी हो गई है? मैश। इन कंट्रास्ट टू द बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक मेन स्ट्रीम होती है और यू लगी हुई होती है, ये बस टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, अंडरस्टूड है। मैश टोपोलॉजी जो होगी, हर कंप्यूटर को दूसरे कनेक्ट कितना सारा तार चाहिए होगा, सिक्योरिटी तो आपकी कहीं खत्म ही हो गई पहले। प्रोवाइड्स ईज इन एडिंग न्यू कंप्यूटर, कभी भी मैश टोपोलॉजी इतना होता है कि एक कंप्यूटर, अगर 100 कंप्यूटर हो गए तो एक को 100 से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो और मुश्किल नहीं हो गई क्या? यूज लेस केबल, बहुत ही गलत बात हो जाएगी, सॉरी केबल लेना था। और क्या? हॉल्ट्स द एंटायर नेटवर्क इफ एनी वन ऑफ द कंप्यूटर स्टॉप, एक कंप्यूटर अगर, अब बताओ, इन कंट्रास्ट बस मैश टोपोलॉजी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, तो ये तो सारी गलत होगा। नहीं सर, पहले वाला इट इज डिफिकल्ट, सही था पहले। तो इसका मतलब क्या ही है? इसके मैश का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सेंट्रलाइज सिक्योरिटी होगी मैश में, सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। अगर एक सिस्टम बैठ भी गया, 2 भी बैठ गया, 3 भी बैठ गए, तो 2 सिस्टम क्या हो रहा होगा? चल रहा, क्योंकि मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। टोपोलॉजी व्हिच इज मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग ऑल। अच्छा, मैश टोपोलॉजी इंटरनेट में इस्तेमाल हो रही होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जब तुम करते हो सारे कंप्यूटर दूसरों से कनेक्टेड हो। अच्छा, इन कंट्रास्ट टू द स्टार टोपोलॉजी के मुकाबले में, स्टार कैसे होती थी? दरमियान में ऐसे रख के ये, और रिंग कैसे ऐसे गोल होती है। अब बता, मेक इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फॉल्ट, रिंग में तो फॉल्ट डिटेक्ट करना वैसे ही मुश्किल होता, लेकिन स्टार के अंदर हम आसानी से, अभी हमने देखा था ऊपर वाले केस में इजी था स्टार, समझ रहे? दूसरा क्या? रिक्वायर्स मोर केबल फॉर इंप्लीमेंटेशन, रिंग के अंदर केबल कम लगती है और स्टार के अंदर केबल क्या होती है? ज्यादा। मेक इट इजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस,
इंश्योर द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ एंटायर। इसमें एक कंप्यूटर बैठा पूरा नेटवर्क, इसमें अगर एक बैठा तो पूरा नहीं बैठा, जिसका मतलब क्या ये वाला ऑप्शन जो है वो Sir, can does not stop the functioning. Does not stop. इन कंट्रास्ट में स्टॉप। इन स्टार टोपोलॉजी के मुकाबले में रिंग टोपोलॉजी डज नॉट तो गलत हो गई, इसका मतलब पहले वाले चाहिए भाई। इधर रखिए तक ना आप कितना पकड़ा